हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हर साल हिमाचल प्रदेश जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HPAS प्रीलिम्स के अंदर। इन 20 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, जिससे हर साल 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री को इन डेप्थ कवर करेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक अप्रोच के साथ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक अप्रोच में हम हर लेक्चर में एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को पिक करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट किंग्स के साथ उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से सवाल जो हैं वो हम लोगों को प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मल्टीपल आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके राजाओं को देखेंगे, किंग्स को देखेंगे और साथ में उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर जो है शुरू करने से पहले सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर किस तरह के सवाल अभी तक HPAS प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल आपका है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन दी प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश विधानसभा। 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, नो डाउट ये सवाल 2016 में पूछा गया था और उस टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ वुमेन्स जो थे वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो अभी आपको बताना पड़ेगा इस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में टोटल वुमेन मेंबर्स कितनी हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 और 5। अगर जिनको आइडिया है कि कितनी है वो ये भी सोच लीजिए कि अगर 4 है तो वो 4 कौन सी हैं, अगर 5 हैं तो वो 5 कौन सी हैं। इसका आंसर आपका है डी, दैट इज योर 5। इन 5 में आपकी हैं श्रीमती आशा कुमारी। जो श्रीमती आशा कुमारी हैं ये डलहौजी से है। सेकंड आपकी है श्रीमती रीता देवी। रीता देवी आपकी इंदौरा से है, इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आई हैं। नेक्स्ट आपकी है श्रीमती सरवीण चौधरी। शर्वीण चौधरी जी जो है ये शाहपुर से हैं, इनके बारे में पता होगा आपको। देन आपकी है श्रीमती कमलेश कुमारी। जो श्रीमती कमलेश कुमारी हैं ये भोरन से हैं। और लास्ट आपकी है श्रीमती रीना कश्यप और ये आपकी है पच्छड़ से। क्लियर? इनमें से मैक्सिमम आपकी सारी के सारे जो है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की है, सिर्फ ये जो आपकी आशा कुमारी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं। क्लियर? तो इन 5 के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, हो सकता है कि आपसे पूछ ले इस बार की बताइए इनमें से 4 ऑप्शन में कि कौन सी जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे वुमेन मेंबर्स हैं हमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। पहली लोकसभा में कौन ऐसा कैंडिडेट था जो अनअपोज्ड जीत के वहां पे पहुंचा था। क्लियर? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हो सकता है कि हमने इसको डायरेक्टली नहीं डिस्कस किया हो, यहीं पे ही स्मार्टनेस जो है वो आपकी काम आएगी, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा नहीं था कि अनअपोज्ड कौन था, है ना, कौन किसके खिलाफ कौन सा कैंडिडेट खड़ा था। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि हिमाचल प्रदेश जो आज का प्रेजेंट आपका हिमाचल प्रदेश था, वहां से 4 लोग जो थे वो लोकसभा में पहुंचे थे और उन 4 लोगों में ना YS परमार थे, ना पदम देव थे, ना जोगिंदर सेन थे। तो सिर्फ कौन बच गया आपके? आनंद चंद। आंसर इसका है बी। आनंद चंद वही हैं जो कि बिलासपुर के राजा हुआ करते थे उस स्पेसिफिक टाइम पे, जो पहले लोकसभा में पहुंचे और कुछ टाइम के बाद वो राज्यसभा में पहुंचे। जब वो लोकसभा का इलेक्शन जीत के पहुंचे तब भी वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के नाम पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वहां पहुंचे थे। और जब राज्यसभा का मेंबर वो बनेंगे तब भी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में बनेंगे। तो आनंद चंद की एक और खासियत है, ये हिमाचल प्रदेश के एकमात्र आपके ऐसे इंसान हैं जो दोनों हाउसेज में इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, बाकी भी हमें काफ़ी जो है लोग देखने को मिलेंगे जो दोनों हाउसेज में पहुंचे हैं, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के नाम पे पहुंचे हैं। ये इंडिपेंडेंटली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बने हैं। क्लियर? तो ये सवाल जो थे वो आपसे पूछे गए थे, 2011 में आया था ये आपका HPS में। एक और सवाल है, हु हेडेड द कमिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच रिकमेंडेड द ट्रांसफर ऑफ मोर सब्जेक्ट्स टू द टेरिटोरियल काउंसिल इन 1962। हम सब लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 1956 में पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में टूटता है। एक आपका है स्टेट्स, दूसरा आपका है यूनियन टेरिटरीज। हिमाचल प्रदेश जो 1956 से पहले पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, अब उसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देने का मतलब हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली का खत्म होना और साथ में टेरिटोरियल काउंसिल का बनना। पर
टेरिटोरियल काउंसिल के पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी जितनी पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हुआ करती थी। यही कारण जो स्टेट्स जिनके पास पहले लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, बाद में उनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, वहां पे टेरिटोरियल काउंसिल्स बनी। उन यूनियन टेरिटरीज ने डिमांड करनी शुरू कर दी यूनियन गवर्नमेंट से कि हम लोगों को या जो टेरिटोरियल काउंसिल्स हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दी जाए। इन्हीं डिमांड को सुनने के लिए यूनियन गवर्नमेंट एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी के अध्यक्ष आपके हैं अशोक कुमार सेन, AK सेन, जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे देश के उस स्पेसिफिक टाइम पे। और अशोक कुमार सेन रिकमेंड करते हैं टेरिटोरियल काउंसिल्स को ज्यादा पावर देना। ये अलग बात है, बाद में जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेशन की पावर दी जाती है कुछ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज को, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी एक था, जिनमें पुडुचेरी था। क्लियर, डन। तो 3 सवाल जो थे वो हमारे, ये 2010 में सवाल पूछा गया था, ये 3 सवाल हमारे लास्ट के लेक्चर से पूछे गए हैं। तो हम ये एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा मेन मोटिव ये इन सवालों को करवाने का सिंपल सा ये है ताकि आप लोग देख पाओ कि कैसे किस तरह से जो है वो हमें सवाल देखने को मिलते हैं। और जब आप किसी टेक्स्ट को रीड करते हो तो आप उस टेक्स्ट को रीड करके समझ सको कि शायद इस टेक्स्ट में इस तरह से सवाल जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी या अगर आपकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है वो इस तरह से बिल्ड हो जाए तो आपको एग्जाम क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। नहीं तो बहुत स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि हम लोग इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को पढ़ तो रहे हैं लेकिन सवाल जो है वो कैसे पूछा जा सकता है। तो ये तब पूछा जाएगा जब तुम, या ये चीज तुम्हें तब आइडिया लगेगी जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और नेचर ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जानने की कोशिश करोगे एग्जाम पैटर्न क्या है। क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए आज का लेक्चर हमारा हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें मल्टीपल प्रिंसली स्टेट्स जो कि कांगड़ा के अंदर थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें आपकी कांगड़ा खुद है, नूरपुर है, जसवान है, गुलेर है, सिब्बा है, दात्रपुर है, बंगाल है, कुटलैहर है। इन स्पेसिफिक प्रिंसली स्टेट्स या इन स्पेसिफिक स्टेट्स को देखा जाएगा, इनकी फाउंडेशन कब हुई, किसने की, कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। यही हमारे आज के लेक्चर की मेन ओरिएंटेशन रहेगी। लेकिन इनको शुरू करने से पहले 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है दैट इज योर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन 2 टॉपिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, और साथ में हम लोग देखेंगे जनपदास के बारे में। हर एक इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन आया। उस सवाल का जवाब इस स्पेसिफिक टाइम पे सर्टेन आंसर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कुछ और कहा जाता है, लिटरेरी सोर्सेज में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार कुछ कहा जाता है, जैन टेक्स्ट के अनुसार कुछ कहा जाता है, वैदिक टेक्स्ट्स के अनुसार कुछ डिफरेंट कहा जाता है। क्लियर। तो पहली बात तो ये है, इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन थे। अब देखो, वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों को हम 3 अलग अलग रेसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली बार बाहर के लोग आए वो कौन थे, दूसरी बार आए वो कौन थे, तीसरी बार आए वो कौन थे। अब सबसे पहले सवाल आएगा कि मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया है दैट इज रेस, तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस। देखिए रेस जो है वो बेसिकली आपके बायोलॉजिकल फीचर्स हैं। जब ग्रुप ऑफ पीपल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे उनके बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, तब हम उनको कह सकते हैं कि वो एक सेम रेस को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लाहौल स्पीति के लोगों को देखते हो, किन्नौर के लोगों को देखते हो, तो मोर और लेस जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं वो हम लोगों को सेम देखने को मिलते हैं क्योंकि वो लोग सेम रेस को बिलोंग करते हैं। क्लियर, डन। उसी तरह से जब तुम साउथ इंडिया को देखोगे, नॉर्थ इंडिया को देखोगे, तो तब तुम्हें वहां पे साउथ इंडिया में देखोगे तो तुम्हें मोर और लेस जो सेम अपीयरेंस के लोग देखने को मिलेंगे। नॉर्थ में देखोगे तो जो बायोलॉजिकल फीचर्स लोगों के हैं वो बहुत ज्यादा वेरी होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो रेसेस हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। क्लियर। थोड़ा सा कहानी आपको रेसिस के बारे में बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे जब रेसिस को कैटेगराइज किया जाता है तो रेसिस को डिवाइड करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे सबसे पहली हमारी रेस है दैट इज योर नेग्रिटोज। नेग्रिटोज उस रेस को कहते हैं जिनकी हाइट है छोटी, ब्लैक कलर है, ब्रॉड नोज है और कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल हैं, उनको कहते हैं नेग्रिटोज। सबसे पहले ये अब मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें एक इंडियन लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर या इंडिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिया में जो सबसे पहले रेस आई थी वो रेस थी तुम्हारी नेग्रिटोज। क्लियर।
आज हमें नेग्रिटोज जो है वो बड़े कम जगहों के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगी, या हमें केरला में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, केदार्स हैं कोच्चि के, वो नेग्रिटोज हैं, या हमें नीलगिरी हिल्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली नेग्रिटोज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत पुरानी और सबसे पहले हमारे देश में आए जाने वाली ये रेस थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रेस आई वो रेस थी, दैट इज योर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस को अगर मैं आज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को पता होगा ना, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ये जो एरियाज है यहाँ पे आपके बहुत बड़ी ट्राइबल बेल्ट है, स्पेशली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया। इन स्पेसिफिक एरियाज में जो मिलने वाली ट्राइब्स हैं, जैसे आपके भील हैं, गौंड्स हैं, संथल्स हैं, वो नेग्रिटोज से थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि देखने में तो मोरलेस तुम्हें नेग्रिटोज की तरह देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके घुंघराले बाल नहीं होते, उनके कर्ली हेयर्स नहीं होते। यही कारण है वो डिफरेंट रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कह देते हैं दैट इज योर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तीसरी रेस जो है वो है आपकी मंगोलियन। मंगोलियन रेस वो वाली रेस है, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था, जो हमारे यहाँ अपर हिमाचल के लोग हैं, उनको हम कहीं ना कहीं मंगोलियन रेस के साथ जो लिंक कर सकते हैं। मंगोलियन रेस आपकी चाइना और मंगोलिया वाले एरिया से हिमाचल प्रदेश में आई थी। इसके साथ हमारी एक रेस आएगी जो सेंट्रल एशिया से आएगी, जिसको हम लोग कहेंगे मेडिटेरेनियन रेस। मेडिटेरेनियन रेस वो है, इस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक मिला के जो है वो आपका इस स्पेसिफिक रेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मेडिटेरेनियन, जहाँ पे तुम्हारे बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा तुम्हारा फेयर कलर भी नहीं होता, थोड़ा सा ब्राउन कलर जो है वो मेडिटेरेनियन रेस की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। और लास्ट तुम्हारी रेस आएगी हमारे देश में, दैट इज योर आर्यंस। आर्यंस के बारे में तुम्हें नहीं पता है तो सुन लीजिए, आर्यंस उनको कहा जाता है, रेस की जब मैं बात करता हूँ, वो लोग जिनकी हाइट है, जिनका स्ट्रांगली बिल्ड बॉडी है, जिनका फेयर कलर है, शार्प नोज हैं, वो आपके आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से इंडिया में मल्टीपल रेसेस आई। सबसे पहले कौन आए? नेग्रिटोज, फिर प्रोटोस्लाइड्स, फिर मंगोलियंस, मेडिटेरेनियंस, एंड लास्ट में कौन आए? तुम्हारे आर्यंस आए। अब हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में रेसेस को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। अब देखो, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आए तुम्हारे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स। पहली रेस कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, क्योंकि हिंदुस्तान में भी या तो नेग्रिटोज आते हिमाचल में, लेकिन नेग्रिटोज यहां तक पहुंच नहीं पाए थे, वो साउथ इंडिया में ही रह गए। हिमाचल में सबसे पहले आए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स। सेकेंड रेस हिमाचल में आई मंगोलियन। मंगोलियन वो जो अपर हिमाचल में तुम्हारे लोग रह गए। तीसरी बार तुम्हारे लोग आए, तुम्हारे यहाँ पे जो रेस आई वो थे तुम्हारे आर्यंस। तो हिमाचल में सबसे पुराने कौन से लोग हैं? जो प्रोटोस्टोलाइड्स हैं, जो थोड़े से मैं बताता हूँ आपको कि कौन थे लोग, ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे। दूसरे नंबर पे मंगोलियंस आए और तीसरे नंबर पे तुम्हारे हिमाचल में पहुंचे आर्यंस। तो अगर मैं अर्लीस्ट इनहेबिटेंट की बात करूं तो रेसेस में मैं इनको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। अब आते हैं थोड़े सी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग में। जब मैं ट्राइब्स पूछी जाएगी, सबसे पहले आने वाली ट्राइब हिमाचल में कौन थी? क्लियर? अब देखो, हिमाचल है, हिली एरियाज हैं, हिली एरियाज के नीचे तुम्हारी मल्टीपल रिवर्स फ्लो करती हैं जो कि तुम्हारे प्लेन्स हैं। और हम सब लोगों को पता है कि जो प्लेन्स एरिया रहते हैं काफ़ी फर्टाइल एरिया होते हैं, काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे एक ट्राइब रहा करती थी प्लेन एरियाज में, उस ट्राइब का नाम था कोलारियन ट्राइब, जो मुंडा भाषा बोला करती थी, जो मुंडा बोला करती थी, मुंडा लैंग्वेज है, मुंडा भाषा बोला करती थी, दैट इज कोलारियन। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, तो हमें पता है प्लेन एरियाज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेवलप होनी शुरू हुई, जो कि अर्बनाइजेशन जिसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसमें अर्बन एरियाज की क्रिएशन हो रही थी, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जो कोलारियन थे इनको पुश किया, और कोलारियन जो थे वो तुम्हारे हिली एरियाज में पहुंच गए। तो कोलारियंस के यहाँ पहुंचने का मतलब है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स का पहुंचना। कोलारियन ट्राइब किस रेस को बिलोंग करती थी तुम्हारी? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज योर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्राइब पहुंची, उस ट्राइब का नाम था कोलारियन। अब देखो, जो कोलारियन है, जब वो हिमाचल वाले एरिया में, हिली एरियाज में पहुंच जाएगी, तो ऐसा माना जाता है, या जब अब देखो कोलारियन रेस जो वो हिली एरियाज में पहुंच गई, कोलारियन जो थे उनका भी एक अपना किंगडम हुआ करता था, उनका भी एक अपना राजा हुआ करता था। कोलारियन जब यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे रूल कर रहे होंगे हिली एरियाज में, उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया होगा। जब आर्यंस यहाँ पे पहुंचेंगे तो आर्यन जो है वो कोलारियन को एक नाम देंगे, आर्यंस उनको कहेंगे दस्यूस। दस्यूस, दस्यूस वो लोग
जो आर्यन कल्चर को नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी वॉरियर है, जिनकी अपनी स्टेट है, जिनका अपना एक एम्पायर है। और आर्यंस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लोग कौन थे? दस्यूज थे। और ये जो दस्यूज थे ये बेसिकली रियलिटी में कौन सी ट्राइब थी? तुम्हारी कोलारियन ट्राइब थी। तो आर्यंस टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है, या जो पोस्ट वैदिक टेक्स्ट है उसमें ये लिखा गया है कि जो दस्यूज थे, दस्यूज का एक बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करता था, जिस किंग का नाम था शंभारा, जिसको ये राक्षस के रूप में देखा करते थे आर्यंस, क्योंकि इनकी हेजिमनी को ये चैलेंज करता था। जो संभारा था, ऐसा माना जाता था कि ब्यास और यमुना के बीच में, ब्यास और यमुना के बीच में जो संभारा था, इसके 99 फोर्ट्स हुआ करते थे, 99 किले हुआ करते थे। क्लियर? तो दस्यूस किंग संभारा बहुत पॉपुलर, इवन की वैदिक जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है उसमें भी इसके बारे में काफी मेंशन किया गया है। और ये जो कोलारियन है या जो दस्यूस है, इसको और नाम से भी पुकारा गया है, और नाम से भी पुकारा गया। इसको किन्नर कहा गया, इन्हीं दस्यूस को बाद में किन्नर कहा गया, नागाज कहा गया, और साथ में जो है वो यक्ष कहा गया। तो हिमाचल प्रदेश की जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं जिसमें एंशिएंट ट्राइब्स की बात करते हैं, तो उसमें किन्नर हैं, नागाज हैं, यक्षा हैं, इनका नाम भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखो ट्रैक करो सारा। पहली रेस थे प्रोटोस्टोलाइट्स, जिसकी ट्राइब यहाँ पे पहुंची वो थी कोलारियन। कोलारियन को दस्यूस कहा गया, दस्यूस को बाद में किन्नर कहा गया, नागाज कहा गया और यक्ष कहा गया। तो जो हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स देखने को मिली वो अपने आप को ट्रेस कहाँ से कर सकते हैं? जो फर्स्ट रेस ऑफ माइग्रेंट्स यहाँ पे पहुंचे, दैट इज योर प्रोटोस्टलाइट्स, या जिनको हम कोलारियन कह सकते हैं। आई थिंक पहली रेस के बारे में थोड़ी सी कहानी जो है वो क्लियर हुई होगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकेंड रेस थी तुम्हारी मंगोलियन। मंगोलियन को अगर आज के टाइम पे तुम लोगों ने देखना होगा तो यहाँ पे तुम्हारी ट्राइब्स हैं, दैट इज योर भूतास, कीरताज, कीरत जिनको कहते हो, कीरताज, ये जो ट्राइब्स हैं ये तुम्हारी मंगोलियन ट्राइब को मेनली बिलोंग करती है। तीसरी तुम्हारी आ जाएगी जिसको मैंने बताया था तुम्हें, आर्यंस। आर्यन जो थे उनको कहा गया खासास, खासास, आर्यंस बोल लो या खासास बोल लो, वो तुम्हारी थर्ड रेस ऑफ माइग्रेंट्स थे। तो ये तुम्हारी छोटी सी अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे एक और छोटा सा कोट करता हूँ, हो सकता है तुमसे पूछ लें। जब तुम्हारा ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वेद में अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पे लिखा गया दास। दास वो लोग जिनको आर्यंस ने, या जिन्होंने आर्यंस को किसी भी तरह की रेजिस्टेंस शो नहीं की, मतलब आर्यंस के साथ किसी तरह का वॉर में प्रैक्टिस नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया, और आर्यंस ने जिनको एक नौकरों की तरह, सर्वेंट्स की तरह जिनसे काम करवाना शुरू किया, वो थे दास। दूसरे थे दस्यूस। तो दस्यूस के बारे में मैंने आपको बता दिया, दस्यूस वो थे जो ऐसे लोग जो वॉरियर थे यहाँ पे रह के, जिनकी अपनी स्टेट हुआ करती थी। तो जब आर्यन यहाँ पे आएंगे तो दस्यूस के साथ उनकी फ्रीक्वेंट वॉर होंगी। और तीसरे तुम्हारे थे निषद। तो वैदिक जो पीरियड है, वेदास है, उनमें तीन लोगों को, तीन इनहेबिटेंट्स की बात की गई, वो थे दास, दस्यूस और निषद। रियलिटी में ये वो लोग थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बनने के टाइम पहाड़ों में चले गए थे, और वो आर्यन कल्चर, जब आर्यंस यहाँ पे आएंगे तो आर्यंस के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते थे। आर्यंस का कल्चर डिफरेंट था, खाना पीना डिफरेंट था, धर्म डिफरेंट था, इन लोगों का खाना पीना डिफरेंट था, इनका रिलीजन कंप्लीटली डिफरेंट हुआ करता था। क्लियर? तो यहाँ से अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल में कभी तुमसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में दासा, दस्यूस, निषद भी हो सकता है, ऑप्शन में तुम्हारा जो है वो कोलारियन भी हो सकता है। लेकिन अगेन तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो सकता है कि ट्रेस के ऊपर तुमसे सवाल पूछा जाए, तो तुम्हें ये बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्या ऑप्शन पूछा गया है। तो जो दस्यूस थे वो कोलारियन, पहले कोलारियन थे, उन्हीं को ही बाद में दस्यूस कहा गया। दाशा वो थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद बिल्ड की थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनके पास हथियार नहीं हुआ करते थे, तो शायद जब आर्यंस यहाँ पे आए होंगे सेंट्रल एशिया से, तो इन्होंने बहुत ईजिली, या तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की होगी। अगर रेजिस्टेंस शो की भी होगी तो आर्यंस इतने पावरफुल हुआ करते थे, जितनी इनकी अच्छी वॉरफेयर प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो ज़्यादा देर तक शायद वो आर्यंस के सामने नहीं टिक पाए होंगे, और आर्यंस ने उनको अपना दास बना लिया होगा। जो हिली एरियाज में लोग थे उन्होंने आर्यंस को टक्कर दी होगी, जिनको आर्यंस ने दस्यूस के नाम से बोलना शुरू कर दिया। तो ये कहानी हमारी छोटी सी है किसके रिगार्डिंग, दैट इज योर अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप ये चीज क्लियर होगी सबको। क्लियर? अब दूसरा कंसेप्ट है तुम्हारा जनपदास का। जनपदा के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो जनपदास को भी हम लोग कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं आर्यंस के अराइवल के साथ। जब आर्यंस जो हैं वो हिंदुस्तान में, इंडिया में पहुंचेंगे
1500 बीसी के आसपास, 1500 बीसी के आसपास जब आर्यंस यहाँ पे आएंगे तो आर्यन जो हैं वो अपने आप को छोटे छोटे मल्टीपल ट्राइबल किंगडम्स में डिवाइड कर लेंगे। ट्राइबल किंगडम का मतलब क्या है कि जहाँ पे किंगडम का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी टेरिटरीज हैं। यही जो ट्राइबल किंगडम्स हैं धीरे धीरे अपने आसपास वाली एरियाज को एक्वायर करना शुरू करेंगे और यही ट्राइबल किंगडम जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, जनपदास में। यही जनपदास जो है, अब जनपदा बना, अब एक दूसरा जनपदा दूसरे को एक्वायर कर रहा है, एक को एक्वायर कर रहा है, दूसरा, तीसरा, यही जनपदास जो है वो बाद में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, महाजनपदास में। क्लियर, वही जो है वो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, महाजनपदास में। तो जनपद ऐसा रख लो, एक छोटी सी स्टेट है, जनपद जब मर्ज होंगे तो महाजनपदास बनेंगे। महाजनपदास ऐसा माना जाता था हमारे देश में, अंगुत्र निकाय एक टेक्स्ट है उसमें लिखा गया है कि टोटल 16 महाजनपदास जो थे वो हिंदुस्तान में थे। जनपदा की बात की जाए तो 40 से 50 के बीच में जनपद जो है वो हमें देखने को मिले हैं। क्लियर, महाजनपद मिले, उसके बाद महाजनपद सारे खत्म हो गए और आपका मौर्यन किंगडम बना, जिसके जो संस्थापक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी कहानी जो है अगेन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आई होप आप लोगों ने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो जो आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वहाँ पे आप उनकी स्टोरी को जान सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा इस टॉपिक को करवाने का लॉजिक क्या है कि जब हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी से लेके आपके 600 बीसी के बीच में, 600 बीसी के बीच में जब जनपदास बन रहे हैं तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी जनपदास थे कि नहीं थे? देखो, महाजनपद तो यहाँ पे नहीं था। क्या हिमाचल में जनपदास हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे? तो हिमाचल में 4 जनपद उस स्पेसिफिक टाइम पे थे। एक जनपद था औदंबरास, दूसरा था त्रिगारता, तीसरा था कुलुता, चौथा था कुनिंदास। क्लियर, अब ये हमें अलग अलग, कुछ हमें मार्कंडे पुराण में देखने को मिला है, कुछ विष्णु पुराण में देखने को मिला है। क्लियर, कुछ मेगस्थनीज की जो किताबें हैं, जो यहाँ पे ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने भी लिखा है जनपदास के बारे में, जो कि हिली एरियाज में हुआ करते थे। तो अलग अलग तरह के जनपदास हैं, 4 हमारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अदम्बरास, सेकंड इज त्रिगारता, थर्ड इज कुलुता, फोर्थ इज कुनिंदास। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं औदंबरास के बारे में। ऐसा माना जाता था कि औदंबरास जो हैं वो आपके डिसेंडेंट हैं ऋषि विश्वामित्र के। औदंबरास को अगर मैं आज की टेरिटरी के साथ कंपेयर करूं तो औदंबरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, तुम लोगों ने ज्वालाजी का नाम सुना होगा, तो ज्वालाजी से लेके पठानकोट, गुरदासपुर, कश्मीर, ये सारे के सारे जो टेरिटरी थी वो तुम्हारी औदंबरास के पास हुआ करती थी। मेजोरिटी ऑफ टेरिटरी जो थी वो तुम्हारी पंजाब वाले एरियाज की थी। हिमाचल में जो तुम्हारा ज्वालामुखी वाला एरिया, ज्वालाजी वाला एरिया है, ये तुम्हारा औदंबरा जनपद के अंडर आया करता था। अब हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जो औदंबरास थे इन्होंने सिक्के इशू किए थे, कॉइन इशू किए थे। याद रखो कौन से कॉइन इशू किए थे, पता होना चाहिए। इन्होंने सिल्वर के कॉइन इशू किए थे और गोल्ड के कॉइन इशू किए थे, और ये कॉइन्स हमें ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, कश्मीर में देखने को मिले हैं, जिससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि शायद इन स्पेसिफिक एरिया में औदंबरास जनपद हुआ होगा किसी स्पेसिफिक टाइम पे। औदंबरास के बारे में बाद के जो टेक्स्ट हैं उनमें मेंशन नहीं किया गया है। जब त्रिगारता के बारे में लिखा जाएगा तो शायद ऐसा हुआ होगा कि औदंबरा जनपद जो है वो किसी और जनपद में उसने अपने आप को मर्ज करवा लिया होगा। क्लियर, औदंबरास के बारे में विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण में जो है वो चीज़ों को लिखा गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था औदंबरास का वो पठानकोट वाला सेंटर हुआ करता था, जो इस स्पेसिफिक टाइम पे आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। और जो औदंबरास थे ये मेनली आपके शैवाइट थे। शैवाइट का मेरा मतलब क्या है कि शिवा के भक्त हुआ करते थे। क्लियर, उसका सेकंड आ जाओ, दैट इज योर त्रिगारता। अब सवाल आएगा इसको त्रिगारता क्यों कहा जाएगा? त्रिगारता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एरिया है ये 3 नदियों के बीच का एरिया है। 3 नदियां कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज के बीच के एरिया को जो है वो हम लोग त्रिगारता के नाम से पुकारते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो त्रिगारता के जो फाउंडर मेंबर थे या जिन्होंने त्रिगारता की फाउंडेशन की वो कौन थे? दूसरा, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो त्रिगारता का हिमाचल के साथ जो रिलेशन है वो किसने एस्टेब्लिश किया? तो थोड़ी सी एक स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और धरती, मून और अर्थ के बेटे का नाम था भूमाचंद। भूमाचंद, मून और अर्थ के बेटे का नाम था भूमाचंद। भूमाचंद जो है उसने त्रिगारता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी। जब भूमाचंद ने त्रिगारता की एस्टेब्लिशमेंट की, उस स्पेसिफिक टाइम पे भूमाचंद ने कैपिटल रखी मुल्तान में। मुल्तान जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे कहां पे है? पाकिस्तान में। मुल्तान, ध्यान रखना, एशिया का सबसे पहला टाउन है। क्लियर, जिसकी स्थापना भूमाचंद ने की और त्रिगारता की उसको अपनी कैपिटल बना दिया।
इसके बाद क्या हुआ कि पहले राजा जैसे भूमाचंद थे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत पहले की बात है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे नंबर करते करते जो है वो आपके 234th नंबर के राजा आए, जिनका नाम था शू शर्मा, जिनका नाम था शू शर्मा चंद। अब शू शर्मा चंद ने क्या किया, शू शर्मा चंद ने क्या किया कि एक नए टाउन की एस्टेब्लिशमेंट की, एक नए किले की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका नाम था नगरकोट। नगरकोट, अब नगरकोट जो है वो तुम्हारा कांगड़ा है। नगरकोट जो है वो तुम्हारा आज का जो कांगड़े का सल्तनत है, कांगड़े की स्टेट है, कांगड़े का जो किला है, उसको तुम नगरकोट के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हो। तो पहले तो भूमाचंद या उसके आने वाले जो राजा थे उनके लिए कहीं ना कहीं जो प्लेन वाले एरियाज थे वो ज्यादा रेलेवेंट थे। सुशर्मा चंद वो था जिसने सबसे पहले हिली एरियाज में अपना जो है वो किला बनाया, फोर्ट बनाया, एक नया टाउन की स्थापना की, जिसका नाम क्या था तुम्हारा, नगरकोट। नॉर्मली त्रिगारता को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। त्रिगारता जो है उसमें जो नगरकोट है वो आ जाता है तुम्हारा, वो एरिया जो हिली एरिया है त्रिगारता के अंदर, और दूसरा एरिया हम नाम देते हैं दैट इज और जालंधर। जालंधर वो एरिया है जो त्रिगारता का ही पार्ट है लेकिन प्लेन एरियाज है। ये पद्म पुराण के अंदर जो है वो इस चीज को मेंशन किया गया है। क्लियर। नगरकोट नॉर्मली हिली एरियाज का इंपॉर्टेंट प्लेस आ गया, जहाँ पे फोर्ट था जो हिली एरियाज को मैनेज करता था। जालंधर जो एरिया कहा जाता था वो किसको कहा जाता था, जो तुम्हारे जो हैं वो प्लेन वाले एरियाज होते थे। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि जो त्रिगारता शब्द था वो हिली एरियाज के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि रावी ब्यास और सतलुज के बीच की जमीनों की बात हो रही थी, और जो जालंधर वर्ड था वो यूज किया जाता था उसी एम्पायर को जो कि प्लेन में था। मतलब प्लेन में इस एम्पायर का नाम कुछ और नाम से दिया गया, त्रिगारता कुछ और नाम से दिया गया। देखो यार, प्रॉब्लम यहाँ पे हिमाचल की हिस्ट्री समझने में ये है कि अलग अलग पुराण में कभी कभी सेम एम्पायर को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा गया, जिसके कारण हमें इस तरह की एम्बिग्यूटी जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगेन आप लोगों ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले त्रिगारता के फाउंडर कौन है, तो त्रिगारता के फाउंडर कौन है, भूमाचंद, जिन्होंने कैपिटल बनाई थी कहां पे, मुल्तान में। नगरकोट की स्थापना किसने की, तो नगरकोट की स्थापना की जो 234वें नंबर के राजा थे। पहले अगर भूमाचंद जो थे, जो जो 234th नंबर के राजा थे, जिनका नाम था सुशर्मा चंद, उन्होंने नगरकोट को एस्टेब्लिश किया था, जो आप आज कांगड़ा के साथ जिसको रिलेट कर सकते हो। यही कारण है जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो सुशर्मा चंद हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन भूमा चंद। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। दूसरा किंगडम क्लियर है। अब चलिए तीसरे किंगडम की बात करते हैं, दैट इज योर कुलुता। कुलुता की बात की जाए तो आज का जो आपका मॉडर्न कुल्लू है उसको तुम कंपेयर कर सकते हो, अपर व्यास वैली को कुलुता एम्पायर कह सकते हो। इसकी जो एंशियंट कैपिटल हुआ करती थी वो थी नगर, और कुलुता के जो फाउंडर थे उनका नाम था बिहंग मणि। जिन्होंने कुलुता जनपद की स्थापना की थी उनका नाम था बिहंग मणि। क्लियर, बिहंग मणि। क्लियर। तीसरे आ जाएगा आपका कुनिंदास। अब देखो कुलुता का एरिया तुम्हें पता चल गया स्पेसिफिक टाइम पे कौन सी एरिया के साथ हम कुलुता को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने जो है वो चौथा एम्पायर आ गया दैट इज कुनिंदास। अगर कुनिंदास या कुलिनदास भी कई जगह लिखा गया है, ये वो एरिया है, कुलिनदास आपका एरिया है, एरिया बिटवीन ब्यास, सतलुज एंड यमुना। और आसान कर देता हूँ, आज के टाइम पे जो आपका सिरमौर है, आपका जो शिमला है, या जो आपका अंबाला हिल्स है, ये सारी कुनिंदास या कुलिनदास जनपद को बिलोंग किया करती थी। और कुनिंदास जो थे इसके फाउंडर का नाम था अमोघ भूति। जो कुनिंदास थे इसके फाउंडर का नाम क्या था, अमोघ भूति। अमोघ भूति वही था जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कैप्चर कर लेगा। क्लियर, डन। तो इस तरह से जो है वो चार अलग अलग जनपदाज में जो है वो हम लोग हिमाचल प्रदेश को डिवाइड कर सकते हैं। डन। अब देखो, और एक कुनिंदास की एक और खासियत है, ये अब आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि जब अशोका राजा बनेगा तो अशोका ने क्या किया, बुद्धिज्म की प्रमोशन के लिए, बुद्धिज्म की प्रमोशन के लिए जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अलग अलग जगह भेजना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को भी श्रीलंका भेजा था फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। उसी तरह से जब अशोका के द्वारा बुद्धिस्ट मिशनरीज को हिमाचल भेजा जाएगा, हिली एरियाज भेजा जाएगा, तो हिमाचल में भेजा जाता है उनको कुनिंदास वाले एरिया में, जो आपका सतलुज, सिरमौर, शिमला वाला एरिया, क्योंकि प्लेन के साथ लगता हुआ एरिया था। और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उनको कहा जाता था मझिमा, मझिमा। जो आपके बुद्धिस्ट मिशनरी आए ना प्रमोशन के लिए, उनको क्या कहा जाता था, यहाँ पे देसी भाषा में उनको कहा जाता मजमा। मजमा आया हुआ है, आज आजकल भी इस तरह का जो स्पेसिफिक देसी शब्द है उसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखो, जो तुम्हारा अशोका था उसको खासियत थी, अशोका पहला राजा माना जाता है
हिंदुस्तान के अंदर जिसने लोगों के साथ डायरेक्टली कंटेक्ट एस्टेब्लिश किया था। डायरेक्टली कंटेक्ट एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या था कि अशोका क्या करता था, रॉक या पिलर्स के ऊपर कुछ लिखा करता था। या पत्थर ले लो या पिलर्स ले लो, पिलर्स के ऊपर कुछ इरेक्शन किया करता था, लिखा इरेक्ट ना, कुछ लिखा करता था, कुछ लिखता था वहां पे। तो जब वो ये लिखता था तो इसका सिंपल सा मतलब होता था, जैसे फॉर एग्जांपल इसने रॉक्स के ऊपर अशोका कुछ लोगों को बताना चाहता है, अशोका अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहता है, तो अशोक क्या करेगा, पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन करवाएगा और छोड़ आएगा वहां पे तुम्हारे जो, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र छोड़ दिया, मध्य प्रदेश छोड़ दिया, तब वो जो पत्थर है जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा राजा का पत्थर है, तो उनको पता चलेगा कि राजा का फरमान है, राजा ऐसा सोचता है। तो एक तरह से लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको एस्टेब्लिश करने वाला पहला हिंदुस्तान का जो राजा था उसका नाम था अशोका। अशोका ने एक रॉक एडिक्ट आपका स्थापित किया था कलसी में, KALSI, कलसी, आजकल ये उत्तराखंड में जगह है कलसी। कलसी जो है वो आपकी टॉन्स, TONS, टॉन्स और यमुना के कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे स्थापित आपकी एक जगह है। क्लियर। इसके बाद हिमाचल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस तब होगा जब गुप्ताज का जो एक इंपॉर्टेंट राजा रहेगा, दैट इज और समुद्रगुप्ता हिली एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो पहले ये मौर्यंस के टाइम पे हमारे जो है वो एक बड़े एम्पायर के कंट्रोल में रहेगी हिली एरियाज, और उसके बाद जो समुद्रगुप्ता जब आपका राजा बनेगा गुप्ता डायनेस्टी का, तब हिमाचल प्रदेश के हिली एरिया जो है वो भी आपके एक देश के सबसे बड़े किंगडम के अधीन रहेंगे, उसके अंडर रहेंगे। क्लियर। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा है अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल, और उसके साथ साथ कौन कौन से जनपदाज थे। एक चीज़ मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ आपको हैंडआउट्स के रूप में मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको फ्लो चार्ट के रूप में साइमल्टेनियसली लेक्चर के साथ साथ लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, या सिर्फ लेक्चर सुनने के बाद जो हमारे हैंडआउट्स उनको रिवाइज करना चाहते हो। हैंडआउट जो है वो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर। फॉर द टाइम बिंग अगर आप उनको भी कवर कर लोगे तो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता रहेगी। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन। अब चलिए धीरे धीरे चलते हैं हम लोग कांगड़ा के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे हम कांगड़ा स्टेट के बारे में। कांगड़ा स्टेट की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले सुशर्मा या सुशाराम चंद्र जो थे ये कांगड़ा स्टेट के 234th नंबर के राजा थे। कांगड़ा में त्रिगारता के फाउंडर कौन थे उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, पर जो नगरकोट है जो आज का कांगड़ा है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, सुशर्मा चंद्र ने की थी, जो कि त्रिगारता के 234th नंबर के राजा थे। हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही राजा थे। सुशराम चंद्र जो हैं ये हमें जो हमारी महाभारत है उसमें भी इनके बारे में व्याख्या की गई है। ये कौरवों की साइड से जो हैं वो महाभारत में लड़े थे। क्लियर। कौरवों की साइड से जो वो महाभारत में लड़े थे। सुशराम चंद्र जो थे इनको बहुत बड़े वॉरियर के रूप में जो है वो महाभारत में दर्शाया गया है। अगेन ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो कांगड़ा का किला है जो पहले नगरकोट हुआ करता था उसकी जो एक तरह से बनाया है, उसकी जो फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो सुशर्मा चंद्र ने ही की है। ये बात देखो बहुत पुरानी है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC के आसपास की बात है। तब की बात है जब तुम्हारा वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी, और महाभारत का टाइम पीरियड भी हम इसी स्पेसिफिक एज के अंदर को कंसीडर करते हैं। तो सुशर्मा चंद्र के बारे में आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गया, इतना ही आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। उसके बाद परमानंद चंद आ गया जो आपका 4th सेंचुरी BC के आसपास रहेगा। ये 4th सेंचुरी BC वो वाला टाइम पीरियड है जब तुम्हारा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उसने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि जो परमानंद था ये वही था जो पोरस था जिसने अलेक्जेंडर के साथ वॉर लड़ी थी और अलेक्जेंडर ने इसको हराया था, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। हिस्ट्री जो है वो इस स्पेसिफिक आर्गुमेंट को बाय नहीं करती है। तो ये जो आपका आर्गुमेंट है इसको हम लोगों ने जो वो डिफीट कर देना, इस आर्गुमेंट को हम लोग नहीं मानेंगे। बट क्योंकि कई जगहों के ऊपर कई कहानियों में इस चीज़ को लिखा गया है कि जो आपका परमानंद चंद है वही पोरस था, तो हो सकता है कल को तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा जो हिमाचल प्रदेश का राजा था उसको पोरस के नाम से या पोरस के साथ हम लोग लिंक करते हैं, या पोरस के नाम से कई जगहों के ऊपर जाना जाता है, तो उनका नाम था परमानंद चंद। इसके बाद नेक्स्ट आपका है उदयवान या उदयभान चंद। ये वो राजा है जिसको एम्परर अशोका जो है 280 BC में हराएगा, और जब वो इसको हराएगा तो मुल्तान
जो कि इनकी इवन की नगरकोट बन भी गया था, इवन नगरकोट बन भी गया था, लेकिन उसके बावजूद जो कैपिटल हुआ करती थी इनकी वो मुल्तान ही हुआ करती थी। तो जब अशोका जो है वो उदयवान को हराएगा तो मुल्तान जो है वो इनके हाथों से चला जाएगा। अब इनके पास एक ही कैपिटल रह जाएगी त्रिगारता के पास, वो कौन थी? नगरकोट, या आज का आपका कांगड़ा। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो पूरे का पूरा फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर उदयबान, जब अशोका इसको वॉर में हराएगा किसके ऊपर? आपके नगरकोट के ऊपर। अब पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज है इनकी नगरकोट से चलनी शुरू होंगी। अब देखिए इसके साथ एक और याद नाम रखिए, दैट इज योर आदमचंद। आदमचंद की अगर हम बात करें तो आदमचंद जो है वो आपके हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, जो आपके अप्रोक्सीमेटली 6th सेंचुरी में जो है, जिन्होंने 6-7 सेंचुरी में रूल किया, तो उनके कंटेम्प्रेरी थे तुम्हारे कांगड़ा स्टेट के अंदर आदमचंद। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा खासियत इनकी नहीं है। अभी तक के जो राजा थे वो शायद बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजा जगदीश चंद। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब हिंदुस्तान, इंडिया में अराइवल ऑफ इस्लाम हो चुका था। इस्लामिक रूलर्स, इस्लामिक किंग्स को पता चल चुका था कि हिंदुस्तान नाम का एक देश है जिसको सोने की चिड़िया उस स्पेसिफिक टाइम पे भी कंसिडर किया जाता था। ये वो देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है। अगर आप इनकी वेल्थ को लूट भी लोगे तब भी कभी शायद ऐसा नहीं हो पाएगा कि इनकी वेल्थ जो है वो कंप्लीटली प्लंडर्ड होगी। तो ये मैसेज जो था वो तुम्हारा सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम आपके एक तरह से किंग्स थे, उनके पास जा चुका था। सबसे पहले हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने सिंध वाले एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था। जैसे ही सिंध वाले एरिया को उसने कंट्रोल में लिया, उसके साथ ही इस्लाम का अराइवल जो था वो इंडिया की टेरिटरी में हो गया। अब हम क्योंकि हिमाचल स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल स्पेसिफिक हिस्ट्री में हम लोगों को एक इंसान के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज योर महमूद ऑफ गजनबी। महमूद ऑफ गजनबी वो राजा है जिसने इंडिया के ऊपर 17 टाइम्स, 17 बार अटैक किया। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब उसने 17 टाइम जो है वो अटैक किया, तो क्या उसने कभी त्रिगारता या जो हमारा कांगड़ा स्टेट है या जो हमारा नगरकोट है उसके ऊपर भी अटैक किया या नहीं किया? तो हाँ, उसने 1009 एडी में कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक किया था। और उसने, या उस स्पेसिफिक टाइम पे जो राजा था कांगड़ा का, वो कौन था? आपका राजा जगदीश चंद। और जब इसने अटैक किया तो अंबिका देवी टेम्पल जो था उसको उसने लूट लिया। नॉर्मली जितने भी तुम्हारे फॉरेन इन्वेजन या मुस्लिम रूलर्स आया करते थे, ये यहाँ के जो हमारे मंदिर हुआ करते थे उन्हीं को ही लूटा करते थे, क्योंकि उनके अंदर एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्लियर? इसने जो आपके अल्तुनताश है और अशिंगटिंग किन है उसको गोल्ड और सिल्वर को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और खुद ये सारे के सारी ज्वेलरी को कांगड़ा से लेके चला गया। अब हमें इसके बारे में क्यों पता लगता है या कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है जो मोहम्मद या महमूद ऑफ गजनबी के साथ आए हुए हिस्टोरियंस थे, ट्रेवलर्स थे, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा है। उतबी के बारे में आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो सुन लीजिए। उतबी जो है, जो आपके गजनवी के हिस्टोरियन थे, उन्होंने नाम लिया नगरकोट को, कि नगरकोट को कहा जाता था भीमनगर, जो कि भीमसेन के द्वारा फाउंड किया गया था। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ क्यों उतबी ने जो है वो भीमनगर इसको कहा। क्यों? जब महमूद ऑफ गजनबी यहाँ पे आया तो यहाँ पे नगरकोट से ज़्यादा फेमस शब्द जो था वो भीम था। ये इसलिए था क्योंकि जब सुशर्मा चंद्र जो है उसने कौरवों का साथ दिया, कौरव महाभारत की लड़ाई हार गए, तो नगरकोट का नाम जो था, या ऐसा मानते थे जो नगरकोट वाला एरिया है ये भीम के पास चला गया था। तो वहाँ पे लोग जो थे वो उसको भीम के नाम से ज़्यादा रिलेट करते थे एज अ कम्पेयर टू नगरकोट के नाम से। तो शायद उतबी, फरिश्ता जब भी यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे तब वो जो नगरकोट है उसको भीम के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। एक भीमकोट के नाम से प्रोनाउंस करेगा, एक भीमनगर के नाम से प्रोनाउंस करेगा। तो उतबी जो था, जो आपका गजनवी का हिस्टोरियन था, उसने नगरकोट को क्या कहा? भीमनगर कहा। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि भीमनगर क्यों कहा, क्योंकि इनको लगता था कि भीम का ही या भीम ने ही इस शहर को बनाया है। लेकिन कहानी इसके अलावा थी। सुशर्मा ने बेसिकली यहाँ को बनाया था। सुशर्मा वॉर हार गया था, उसके बाद वो एरिया जो था वो किसके पास चला गया था? पांडवों के पास चला गया था, स्पेसिफिकली भीम के पास। उसी तरह से जो फरिश्ता है, ये भी जब लिखते हैं तो ये भी नगरकोट का नाम देते हैं भीमकोट। याद रखना, उतबी ने भीमनगर दिया, फरिश्ता ने जो है वो भीमकोट दिया। और फरिश्ता तो ये भी लिखते हैं कि जिस देवी की भीमकोट या कांगड़ा के लोग पूजा करा करते थे वो रियलिटी में नौशाबा है, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की वाइफ है। क्लियर?
अब अगेन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर क्योंकि इनके अकाउंट में फरिश्ता के अकाउंट में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से जगदीश चंद जब राजा था, तो जो हमारा कांगड़ा स्टेट थी, जो हमारा नगर कोट था, ये किसके पास चला गया? तुम्हारा महमूद ऑफ गजनवी के पास चला गया। गजनवी का काम यहाँ पे रूल करना नहीं था, उसका एक ही पर्पस हुआ करता था, कैसे यहाँ पे आए, यहाँ से वेल्थ को लूटे और वापिस चला जाए। जब गजनी यहाँ पे गया, या गजनवी जब यहाँ से वापिस गया, तो उसने अपने कमांडर जो थे उनको हिमाचल में नगर कोट में बिठा दिया। इस तरह से जो कटोच रूलर्स थे, ये सारे के सारे कटोच रूलर्स हैं, जितने भी तुम्हारे सुशर्मा चंद हैं, भूमा चंद हैं, सब लोग जो हैं वो कटोच रूलर्स हैं। तो पहली बार जो तुम्हारे कटोच रूलर्स से, नो डाउट उसमें इससे पहले भी महाभारत, अशोका, गुप्तास के टाइम पे भी इनके हाथ से जो एम्पायर था वो गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बाहर से राजा आया, उसने यहाँ के राजा को हराया और उस किंगडम या उस स्पेसिफिक एम्पायर के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया। तो ये गजनवी के कंट्रोल में रहा टिल 104 एडी, यहाँ तक गजनवी की डेथ हो गई थी। उसका जो ग्रैंडसन था मदूद, वो देख रहा था गजनवी के एम्पायर को, और ये स्पेसिफिक किंगडम, ये स्पेसिफिक नगरकोट, ये स्पेसिफिक कांगड़ा स्टेट जो थी वो किसके पास थी? तुम्हारी मदूद के पास थी। 1043 में जो राजा ऑफ दिल्ली, जो तोमर राजा हुआ करता था, तोमर राजा जो है वो इसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद 1051, मतलब उससे कोई 7-8 साल के बाद, जो अब्दुल रशीद है वो फिर से नगरकोट का किला जो है वो उसको फिर से मुस्लिम्स के पास जो है वो ट्रांसफर कर देता है, फिर से उसको हरा देता है, राजा ऑफ दिल्ली जो कि तोमर रूलर्स हुआ करते थे उनको। 1060 में पदमचंद और पूर्णचंद, 1060 में परमचंद और पूर्वचंद जो हैं, पूर्वचंद, पदमचंद और पूर्वचंद, ये दोनों मिलके नगरकोट फोर्ट को फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं। और इस तरह से कटोच रूलर्स, जिनके हाथ से 1009 एडी जब जगदीश चंद राज कर रहा था, उसके हाथ से जब नगरकोट का किला चला गया था, या नगरकोट या त्रिगारता का एरिया चला गया था, उसको फिर से रिगेन करते हैं दो कटोच रूलर्स, एक का नाम था पदम और दूसरे का नाम था पूर्वचंद। क्लियर? ये पूर्वचंद वही है जो बाद में एक नई स्टेट बनाएंगे जिसको कहेंगे हम जसवान स्टेट। क्लियर? लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पहली बात, सवाल देखो कैसे पूछा जा सकता है कि जो जगदीश चंद थे या जो महमूद ऑफ गजनवी है, उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो कौन थे? तुम्हारे महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे त्रिगारता में, नगरकोट में, कांगड़ा में जगदीश चंद। किसने वापस लिया? पदम एंड पूर्वचंद ने। पूर्वचंद जो था बाद में उन्होंने जसवान स्टेट की फॉर्मेशन की। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो राजा आ जाएगा वो है, दैट इज योर राजा पृथ्वीचंद। 1330 एडी के आसपास की बात है। अब एक चीज सुन लीजिए, जो कांगड़ा है उसमें 480, 487 के आसपास, आई थिंक अगर मैं नंबर सही बोल रहा हूँ, 486-87 के आसपास टोटल रूलर्स रहे हैं। 400 से ज्यादा राजाओं का नाम याद करना इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। हम लोग उन्हीं राजाओं, उन्हीं किंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी कोई रेलेवेंस रही होगी, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस रही होगी। तो यही कारण है कि आपको बीच में कुछ राजा जो हैं वो स्किप होते हुए भी दिखेंगे। तो अगले जो इंपॉर्टेंट राजा है, इनका नाम है पृथ्वीचंद। अब देखो, जब पूर्व और पूर्णचंद, पूर्व और जो आपके पूर्व एंड परवचंद हैं, जब पदम एंड पूरबचंद है, जब वो वापस ले लेते हैं अपना किला, तो कटोच रूलर जो है वो आने वाले 100-200 सालों तक जो है वो इस स्पेसिफिक नगरकोट या कांगड़ा स्टेट को अपने नियंत्रण में ही रखते हैं। अब देखो, कांगड़ा की एक खासियत है, कांगड़ा जो था ना, कांगड़ा तुम्हारा, जैसे कांगड़ा है, कांगड़ा के साथ इमीडिएटली तुम्हारे प्लेन एरिया शुरू हो जाते थे। कांगड़ा के साथ तुम्हारे प्लेन एरिया शुरू हो जाते थे पंजाब के। यही कारण था कि जो पंजाब को कंट्रोल में करता था, जो कि प्लेन एरिया था, उसका अगला टारगेट हुआ करता था हिमाचल। अब वो हिमाचल में चंबा नहीं जाया करता था, शिमला नहीं जाया करता था, वो कहाँ जाया करता था? वो जाया करता था कांगड़ा, क्योंकि प्लेन खत्म होते ही इमीडिएटली आपका त्रिगारता या जो आपका नगरकोट या जो कांगड़ा स्टेट थी उसकी शुरुआत हो जाती थी। और कांगड़ा स्टेट उस स्पेसिफिक टाइम पे हिमाचल की सबसे पावरफुल स्टेट हुआ करती थी। तो सबको ऐसा लगता था कि अगर इस स्टेट को हरा देंगे तो अपने आप ही हिमाचल के ऊपर उनका कंट्रोल, या हिली एरियाज के ऊपर उनका कंट्रोल जो है वो ईजिली एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यार, हिमाचल की बात की जाए ना, तो देखो कहानी क्या है कि हिमाचल में तो तुम्हारा नगरकोट फोर्ट में चल रहे हैं, ये सारी कटोच फैमिली जो है वो रूल कर रही है। उसी टाइम पे जो तुम्हारा दिल्ली वाला, नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है, वहां पे दिल्ली सल्तनत जो है
उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी हिमाचल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसका काम होगा अपनी जो एम्पिरिकल कंसोलिडेशन है उनको एग्जीक्यूट करना, तो वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने में ही लगी रहेगी। क्लियर? जो तुम्हारी जो है वो स्लेव डायनेस्टी थी। उसके बाद खिलजी आएंगे। खिलजी भी हिमाचल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जब तुगलक आएंगे, स्पेशली जो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, अब वो हिमाचल में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। अब वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करेगा, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फिर से जो नगरकोट है, जो त्रिगारता है, जो कांगड़ा किंगडम है, वो फिर से जो है वो कटोच फैमिली के हाथ से चला जाएगा और मुगलों के पास पहुंच जाएगा। और वो मुगल जो इसको हराते हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। देखो यार, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ जगहों के ऊपर ये लिखा गया है, मैं तुम्हें दोनों, क्योंकि मल्टीपल बुक्स हमारे पास रहती हैं, तो हर एक बुक में डिफरेंट डिफरेंट कहानी है। ये मैं तुम्हें जो जगमोहन बलोखरा की स्टोरी है उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कई जगहों पे ये भी मेंशन किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश तो की थी पृथ्वी चंद को हराने की, लेकिन नहीं हरा पाया था। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरियंस हैं, दिल्ली सल्तनत की राइटिंग्स हैं, उनमें इस चीज़ के बारे में लिखा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था तुम्हारे नगरकोट फोर्ट के ऊपर। क्लियर? अब इसके बाद क्या है, तुम्हारा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक जो है वो राजा बन जाता है। क्लियर? फिरोज शाह तुगलक जो है वो राजा राजा बन जाता है। और तभी जो राजा रूपचंद था, जो कि पृथ्वी चंद के बाद राजा बना था, राजा रूपचंद जो है वो अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए दिल्ली तक अटैक कर देता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है, और दिल्ली तक जितने जो जो उसके रास्ते में आता है उस हर एक को हराना शुरू कर देता है। क्योंकि ट्रांजिशन थी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के पास, जब एम्पायर जा रहा था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक हुई थी। ऐसा नहीं था, फिरोज शाह तुगलक बहुत पावरफुल राजा जो है वो इंडिया की हिस्ट्री में माना गया है। लेकिन जब पावर उसके पास जा रही थी, तब जो दिल्ली सल्तनत थी, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई कि रूपचंद जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है, हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर देता है, या हर चीज़ को जो है वो हर हर एक जो सेनापति उसके रास्ते में आता है उसको हराते हुए जा रहा है, तो एक कहानी कहाँ पे लिखी गई है ये ध्यान रखना। सवाल पूछा जा सकता है कि जो धर्मचंद नाटक है जिसको माणिक चंद ने लिखा है, तो धर्मचंद नाटक किस राजा की कहानी हमें बताता है? तो ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें अभी बताई, ये रूपचंद की कहानी थी, जिसको धर्मचंद नाटक, जो कि माणिक चंद के द्वारा लिखा गया है, उसमें मेंशन किया गया है। इसमें ऐसा माना जाता है कि रूपचंद जो है वो पहले दिल्ली तक हर एक जो जो एम्पायर, जो जो किंगडम इसको रास्ते में मिलता है उसको प्लंडर करता हुआ जाता है, उसको हराता हुआ जाता है, और साथ में उसको लूटता है। क्योंकि ये लूटिंग जो था, ये एक तरह से हर एक राजा का ख्वाहिश हुआ करता था, क्योंकि जितना पैसा उसके पास था उतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर वो अपना एक्सपेंड कर सकता था, उतनी बड़ी आर्मी रख सकता था। यही कारण था। ये क्या करेगा, जब तक दिल्ली तक जाएगा हर एक पैसा लूटता हुआ जाएगा। और जब ये वापस आ रहा था तो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था शहाबुद्दीन। शहाब उद्दीन शहाबुद्दीन के साथ इसकी जो है वो भिड़ंत होती है। शहाबुद्दीन इसको हरा देता है, और जो पैसा इसने पूरा जीता होता है दिल्ली तक प्लंडरिंग में अलग अलग किंगडम से, वो सारे का सारा पैसा जो है वो किसको चला जाता है, तुम्हारा शहाबुद्दीन को चला जाता है। क्लियर? तो ये कहानी जो है वो तुम्हारी धर्मचंद नाटक के अंदर लिखी गई है, जो कि मानिक चंद के द्वारा लिखा गया था। अब देखो, जब जो आपका रूपचंद है, अब जब फिरोज शाह तुगलक का कंट्रोल थोड़ा सा वीक होता है, फिर से रूपचंद जो है वो नगरकोट किले को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब नगरकोट, क्योंकि पहले तुगलक डायनेस्टी के अंदर होता था, तो फिरोज शाह तुगलक जब राजा बनता है तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो नगरकोट के ऊपर फिर से अटैक करता है। तो जब फिरोज शाह जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो फिरोज शाह किले को तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन जो नगरकोट के आसपास के एरियाज थे, स्पेशली जो ज्वालामुखी टेम्पल्स था, या ज्वालामुखी के अंदर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां पे जो है वो फिरोज शाह तुगलक अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा। और ऐसा माना जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसने ज्वालामुखी टेम्पल को भी विजिट किया था। और उसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक जो है, जो ज्वालामुखी की लाइब्रेरी में किताबें रखी गई थी, उन किताबों को लेके चला जाता है। और उसके साथ साथ उसका एक फेमस राइटर होता है इजाजुद्दीन खालिद खानी, ये उन बुक्स को पर्शियन में कन्वर्ट करता है, और जब वो ज्वालामुखी से दी हुई किताबों को, या ज्वालामुखी से लेके गई हुई किताबों को पर्शिया में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाता है दलील ए फिरोज शाही। क्लियर? ये नाम है इनका इजुद्दीन खालिद खानी।
इजुद्दीन खालिद खानी। क्लियर? तो ये आपकी दलील फिरोशाही है जो इनके द्वारा लिखी गई है। ये आपके राइटर थे उसी स्पेसिफिक टाइम के, इन किताबों को उसने ट्रांसलेट किया जो कि ज्वालामुखी से लेके गई थी। कई जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि जब जो तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक जो है वो अटैक करता है तो नगरकोट का नाम जो है वो मोहम्मदाबाद चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये बड़े कम टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगेन हिमाचल की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी जो हमें देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हिमाचल के ऊपर उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है जितनी रिसर्च जो है वो रिक्वायर्ड है। क्लियर? पृथ्वीचंद मोहम्मद बिन तुगलक का कंटेम्प्रेरी, जगदीश चंद महमूद ऑफ गजनवी का कंटेम्प्रेरी, रूपचंद फिरोज शाह तुगलक का कंटेम्प्रेरी, ये लिंकेज याद रखना। मेघचंद 1390, मेघचंद वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ तैमूर ए लंग। तैमूर जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करेगा और दिल्ली सल्तनत की धज्जियां उड़ा देगा तुगलक डायनेस्टी की, और तुगलक डायनेस्टी को इतने बुरे हाल से खत्म करेगा कि उसके बाद तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल एंड हो जाएगा और एक नई डायनेस्टी यहाँ पे बैठेगी, दैट वाज योर सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी जो आई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर ही, तो वो तुगलकों की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी वो तैमूर ए लंग के द्वारा ही तोड़ी गई थी। क्लियर? तो तैमूर ए लंग बट नगरकोट तक नहीं पहुंचता है क्योंकि तुगलक वहां हार गए। अब देखो जैसे तुगलक हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो राजा है मेघचंद है उसको फिर से टाइम मिल गया नगर फोर्ट कोट को जो आपका नगरकोट फोर्ट था उसको जीतने का। यहां पे मैं छोटा सा एक फिर से चीज को रिपीट करता हूं। देखो दो कहानियां हैं। पहली कहानी फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट फोर्ट को कंट्रोल में ले लिया था और पूरे के पूरे नगरकोट का नाम चेंज हो गया था मोहम्मदाबाद। दूसरी कहानी यह है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो कभी पहुंच ही नहीं पाया जो आपका नगरकोट फोर्ट था वहां तक। नियर बाई एरियाज को उसने कंट्रोल किया, प्लंडर्ड किया, लूटिंग की, लेकिन किले तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जो नगरकोट का किला था उसको भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। क्लियर? तैमूर लंग जब यहाँ पे आएगा तो तैमूर जो है उस स्पेसिफिक टाइम पे मेघचंद जो है वो आपका नगरकोट फोर्ट में ही बैठा होगा। क्लियर? चाहे तुम दोनों में से किसी भी स्टोरी को मान लो, चाहे तुम ये मान लो कि फिरोज शाह तुगलक ने कंट्रोल कर लिया था तो फिरोज शाह तुगलक मरने के बाद तुगलक डायनेस्टी जीरो हो गई थी, तब मेघचंद ने उसको वापस ले लिया था, या तुम ऐसा मान लो कि जो रूपचंद था उसने किला छोड़ा ही नहीं था तब भी मेघचंद के पास आया। हाँ, ये श्योरिटी है कि तैमूर लंग जब आएगा यहाँ पे तो स्पेसिफिक टाइम पे नगरकोट किला जो है, नगरकोट फोर्ट जो है, वहाँ पे मेघचंद आपका रूल कर रहा होगा। तैमूर जो है वो आसपास के एरिया में धमेरी है, नूरपुर है, सिरमौर है, पठानकोट है, वहाँ पे जरूर अटैक करेगा लेकिन नगरकोट तक जो है वो तैमूर नहीं पहुँच पाएगा। क्लियर? तो तैमूर का जो कंटेम्प्रेरी है कांगड़ा में या नगरकोट में वो कौन है? तुम्हारा मेघचंद। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट राजा आ जाएगा 1405 एडी के आसपास की बात है। राजा का नाम है हरिचंद। हरिचंद के साथ एक ट्रेजेडी जो है वो आपकी लिंक्ड है। एक्चुअली क्या है, हरिचंद जो है वो आपका शिकार करने निकलता है। जब हरिचंद शिकार कर रहा होता है उस स्पेसिफिक टाइम पे वो एक सूखे कुएं में गिर जाता है। जब वो सूखे कुएं में गिर गया, कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा थी, जब वो कुएं में गिरता है तो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कारण उसके जो सैनिक हैं वो सारे उसको ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन ना वो आवाज़ लगा सकता है, रीज़न बीइंग क्योंकि वो कुएं में गिर चुका है, वो बेहोश पड़ा है। उसके सैनिक उसको काफ़ी देर तक ढूंढते रहते हैं। जब वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं तो वो शायद ये एज्यूम करते हैं कि जो राजा है दैट इज़ योर हरिचंद, इसको किसी शिकारी जानवर ने अपना शिकार बना लिया। सैनिक वापिस चले जाते हैं ये सोच के कि राजा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। क्लियर? अब जब राजा की डेथ की खबर सुनते हैं वहां के लोग तो एक नया राजा जो कि हरिचंद का छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था करमचंद, तो करमचंद जो है उसको राजा बना दिया जाता है क्योंकि सबको लगा कि जो बड़ा राजा है वो मर गया। इवन के ऐसा भी मानते हैं कि हरिचंद के मरने के बाद उसकी जो रानी है उनको सती करवाया गया। हरिचंद का जो है वो डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिला था। क्लियर? लेकिन लोगों ने अज्यूम किया था कि वो मर चुका है। करमचंद राजा बन गया। 21 दिनों के बाद वहां से कोई व्यापारी जा रहा था, एक मर्चेंट जा रहा था, उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज सुनी तो उसने देखा कि एक इंसान जो वो कुएं के अंदर फंसा हुआ है, वो उस इंसान को बाहर निकालता है। बाद में उस मर्चेंट को पता चलता है कि ये तो कांगड़ा का राजा, या जिसको नगरकोट उस स्पेसिफिक टाइम पे कह सकते हैं, नगरकोट का राजा हरिचंद है। हरिचंद जब बाहर निकलता है उस टाइम तक हरिचंद को या करमचंद को राजा बने या लोगों को ये माने कि हरिचंद मर चुका है 21 दिन हो जाते हैं। हरिचंद देखता है कि उसका भाई राजा बन चुका है। हरिचंद ये डिसाइड करता है कि अब वो वापिस नगरकोट किले में नहीं जाएगा, वापिस कांगड़ा स्टेट में नहीं जाएगा, और यहीं पे ही जिस स्पेसिफिक एरिया के पास वो सिचुएटेड था उसी एरिया में अपना एक नई स्टेट की फॉर्मेशन करेगा।
नई स्टेट की फॉर्मेशन करेगा। हरिचंद एक गवाला की हेल्प लेता है और गवाला से पूछता है, गवाला जो बकरियां वगैरह चराता है, कि बताओ जरा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मैं अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश करूं। वो गवाला हरिचंद को कहता है कि ऐसा जगह जहां पे शेर और बकरी दोनों मिलके रह सके, वो एरिया जो है वो वहां पे तुम्हें अपनी स्टेट या अपना एम्पायर जब उसको बिल्ड करना चाहिए। और जब वो एक ऐसे बड़ा सा चारागाह, एक बड़ा सा एरिया जहां पे वो अपनी स्टेट की फॉर्मेशन करता है, देखो ये सिंबॉलिक है सब कुछ कि शेर और बकरी साथ में रहने का मतलब है कि शांति है वहां पे, क्लियर है। तो जब हरिचंद जो है वो अलग से अपने एरिया को जो है वो एस्टेब्लिश करता है, तो सबसे पहले वो एक टाउन की एस्टेब्लिशमेंट करता है, जिस टाउन का नाम रखता है वो हरिपुर, जिसको वो अपनी कैपिटल बनाता है, अपना किला वगैरह वहां पे बनाता है। और साथ में जो एम्पायर, जो स्टेट बनती है कांगड़ा से अलग होके, इससे पहले जो है वो आपकी पूर्वचंद के द्वारा बनाई जा चुकी है जसवान, एक और नई स्टेट अलग हो रही है कांगड़ा से, नगरकोट से, उसका नाम है गुलेर स्टेट। तो गुलेर के जो फाउंडर है वो कौन है? हरिचंद। कहानी मैंने तुम्हें बता दी कि कैसे हरिचंद जो हैं वो गुलेर की स्थापना करते हैं। अब देखो, क्योंकि हरिचंद जो है वो बड़े भाई के द्वारा बनाया हुआ स्टेट है, तो हमेशा जब भी नगरकोट या कांगड़ा और गुलेर स्टेट में ये बात आती है कि पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, कौन बड़ा है, तो हमेशा गुलेर को बड़ा माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि बड़े भाई के द्वारा गुलेर की फाउंडेशन की गई थी। क्लियर? आई थिंक हरिचंद की कहानी जो आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा धर्मचंद। थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं राजाओं को क्योंकि इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। धर्मचंद जो है वो 1528 के आसपास राजा बनता है। जब धर्मचंद 1528 में राजा बनेगा, अब जो सिचुएशन है दिल्ली की, क्योंकि देखो दिल्ली के साथ हमें इसलिए हिमाचल को पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जो बैठा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट हिमाचल की जो स्टेट है दैट इज योर कांगड़ा, उसके ऊपर हमेशा अपनी नजरें गड़ाएगा। यही कारण है कि जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली में जब दिल्ली सल्तनत थी, तो खिलजी और जो आपके स्लेव्स थे उनको तो टाइम नहीं मिला, लेकिन तुगलक जैसे ही उन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया, अब वो एक हिली एरिया का बड़ा एम्पायर जो था उसकी तरफ उन्होंने अपना अटैक जो वो किया, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे या वो आपके फिरोज शाह तुगलक थे। उसी तरह से जब सैयद आएंगे कमजोर होंगे, लोधी होंगे कमजोर होंगे, दिल्ली सल्तनत उसके बाद जो है वो हिमाचल में बहुत ज्यादा अपनी इंटरफेरेंस या कांगड़ा स्टेट में अपनी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि सैयद हैं, लोधी हैं, वो आपस में इन फाइटिंग में उलझे रहेंगे। दिल्ली सल्तनत जब आपकी पानीपत की पहली बैटल होती है 1526 में, बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हराता है, दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और यहां पे मुगल एम्पायर का शुरुआत होता है। मुगल एम्पायर की शुरुआत का मतलब सबसे पहले आएगा बाबर, बाबर के बाद होगा हुमायूं, के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद आपका औरंगजेब। आई थिंक ये राजा, देखो यार मैं एक चीज एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो है वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिमाचल वाला काम हमारा रह जाएगा कि आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, पहले जो आपका एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री है, स्पेशली जो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसको एक बार पढ़ लेना। उससे जो है वो आप लोगों के लिए, उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए हिमाचल जी के और ज़्यादा आसान रहेगा। हिमाचल की कहानी को समझना बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और वैसे भी हिमाचल की हिस्ट्री में थोड़ी एम्बिग्विटी तो है, मतलब थोड़ा सा सर्टेनिटी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा है अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो। क्लियर? तो मुगल्स की बात करें, बाबर हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब पावरफुल तो थे लेकिन बाबर 1526 में मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, 1530 में इनकी डेथ हो जाएगी। हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे। बाद में अकबर आएंगे। अब देखना, जब अकबर एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग रूलर, किंग जो है वो दिल्ली में बैठेगा, मुगल एम्पायर में बैठेगा, तब देखना वो फिर से कांगड़ा की तरफ जो वो अपनी नजरों को उठाएगा। क्लियर? अब देखिए धर्मचंद की अगर बात की जाए तो हुमायूं और अकबर के बीच में, जैसे ना हुमायूं जो था वो 1530 में राजा बन गया था, 1530 से लेके 1540 तक तो उसने रूल किया, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया वहां से, और 1540 से लेके 1555 तक जो है वो हुमायूं को मुगल या जो मुगल एम्पायर है उसको साइडलाइन होना पड़ा इंडिया के रूल के ऊपर, और यहाँ पे शेरशाह सूरी जो है वो कंट्रोल कर रहा था। क्लियर? अब शेरशाह सूरी जब राजा था, जब शेरशाह सूरी तुम्हारा राजा था, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो पंजाब था वो सिकंदर शाह के कंट्रोल में था। पंजाब जो था वो सिकंदर शाह के कंट्रोल में था। क्लियर? और जो तुम्हारा सिकंदर शाह था वो कोशिश कर रहा था कि कैसे जो है वो आपका जो है वो अटैक कर सके, कैसे जो है वो कंट्रोल कर सके जो तुम्हारा नगरकोट वाला एरिया था उसको। अब देखो कहानी क्या थी कि जो शेर शाह था उसने भी इंटरेस्ट दिखाया था
शेरशाह ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। जब शेरशाह राजा था तो उसने अपने जनरल खवास खान को कहा कि नगरकोट को कैप्चर कर लिया जाए, जिस स्पेसिफिक टाइम पे धर्मचंद राजा था। जब जो आपका खवास खान है वो नगरकोट को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद जो हामिद खान है उसको नगरकोट का इंचार्ज बनाया जाता है, धर्मचंद को जो है वो साइडलाइन कर दिया जाता है, उसको फोर्ट को छोड़ के भागना पड़ता है। पंजाब जो था वो सिकंदर शाह के पास था, इस चीज को मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया। जब अकबर राजा बना, अब अकबर का काम क्या था कि वो एरिया जो पहले मुगलों के पास होते थे और हुमायूं से वापस ले लिए गए थे, जो शेरशाह था या उसके परिवार के द्वारा, उनको वापस लेना। तो वो सिकंदर शाह को हराता है, सिकंदर शाह जिसके पास, जिसके कंट्रोल में पंजाब हुआ करता था। क्लियर। उसके बाद या जब सिकंदर शाह हार गया तो कहीं ना कहीं जो नगरकोट था, क्योंकि पंजाब का जो गवर्नर होता था वही कांगड़ा स्टेट को भी देखा करता था, तो कांगड़ा के ऊपर जो कंट्रोल था, जहां पे हामिद खान इंचार्ज था, उसका कंट्रोल भी वीक हो जाता है। धर्मचंद जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे फटाफट जो है वो अकबर के सामने ट्रिब्यूट पेश करता है और अकबर की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करता है और अपना जो किला है उसको वापस ले लेता है। तो इस तरह से धर्मचंद जो है वो पहले उसका किला गया, लेकिन अकबर के सामने जैसे उसने सिर झुकाया तो नगरकोट जो वो वापस किसके पास पहुंच गया, तुम्हारा धर्मचंद के पास आ गया। क्लियर। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है। उसके बाद कांगड़ा में अगला राजा जयचंद 1570 एडी। क्लियर। अब देखो यार, जयचंद और अकबर के बीच का रिलेशन खराब हो गया, क्योंकि धर्मचंद ने तो ट्रिब्यूट पे करना शुरू किया था, जयचंद अकबर को ट्रिब्यूट या पैसे देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अकबर ने जब देखा कि जयचंद उसके ऑर्डर्स को या उसने ट्रिब्यूट पे करना बंद कर दिया है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे अकबर जो है वो गुलेर का राजा, जो कि कांगड़ा के साथ ही एक रियासत हुआ करती थी जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि उसको हरिचंद ने स्टेब्लिश किया था, जो गुलेर का राजा था रामचंद, उसको ऑर्डर देता है कि जो जयचंद है उसको पकड़ा जाए। जब गुलेर का राजा जो है वो रामचंद जो है वो अटैक करता है जयचंद के ऊपर, वो जयचंद को पकड़ के अकबर के सामने ले जाता है। अब जयचंद जो है वो दिल्ली जा चुका है, गुलेर का राजा उसको अपने साथ वहां पे लेके जा चुका है। बिधिचंद जो कि बिधिचंद जो कि जयचंद का बेटा है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो फादर है उसको अकबर ने मार दिया है। वैसे सिर्फ अकबर के पास पहुंचा था वो, उसको लगा कि उसके फादर को मार दिया गया है, तो वो क्योंकि उसका पिता दिल्ली में है, वो अकबर के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट कर देता है। जब वो अकबर के पास रिवोल्ट के खिलाफ रिवोल्ट करता है तो अकबर जो है वो अपने एक सेनापति खान जहान हुसैन कली खान को ऑर्डर देता है कि बिधिचंद को जो वो हराया जाए। साथ में वो नूरपुर के राजा से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, लेकिन जो राजा ऑफ नूरपुर था ताहतमल, वो मना कर देता है कि वो जयचंद या बिधिचंद के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। कहानी समझ आ रही है यहाँ पे कि नहीं आ रही? ठीक है। क्लियर। अब ऐसा भी माना जाता था कि जो बीरबल था उसको शायद नगरकोट की टेरिटरी मिलती अगर नगरकोट को ये लोग जीत जाते। डन। अब यहाँ पे कहानी सिंपल सी ये है कि जयचंद जो है, या जयचंद के बाद आपका बिधिचंद जब राजा बना, बिधिचंद जो है वो बैटल हार जाता है। बिधिचंद को जो है वो अकबर कैप्चर कर लेता है, अपने पास रखता है। बिधिचंद प्रॉमिस करता है कि वो ट्रिब्यूट जो है वो रेगुलरली पे करेगा। अकबर उसके बदले उससे कोई सिक्योरिटी सीख करता है कि कोई ऐसी चीज रख दे जिसके थ्रू मैं ये मान सकूं कि तू अपना ट्रिब्यूट जो है वो पे करेगा और बाद में मुकरेगा नहीं। तो बिधिचंद क्या करता है, अपना बेटा जिसका नाम था त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद को अकबर के पास छोड़ देता है और वापिस जो है वो नगरकोट फोर्ट में आ जाता है और अकबर को ट्रिब्यूट पे करना शुरू कर देता है। अब त्रिलोकचंद की कहानी और यहाँ पे जहांगीर की कहानी शुरू होती है। आप सब लोगों को पता है अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। त्रिलोकचंद जो कि एक राजा का बेटा था, उसके पास एक बड़ा सुंदर तोता हुआ करता था, पैरेट हुआ करता था। जब ये दोनों छोटे थे तो जहांगीर जो था वो उससे उस पैरेट को मांगा करता था त्रिलोकचंद के, लेकिन त्रिलोकचंद उस पैरेट को देने से मना कर देता था, उस तोते को देने से मना कर देता था, जिसके कारण जहांगीर के मन में त्रिलोकचंद के खिलाफ एक तरह से गुस्से की भावना या एक चीज मान लो कि एनिमिटी जो थी वो पहले से ही बचपन से ही सीड की जा चुकी थी। तो त्रिलोकचंद जो कि पहले राजा के कोर्ट में था, जब बिधिचंद की डेथ होगी तब त्रिलोकचंद को वापस भेजा जाएगा। त्रिलोकचंद जो है वो नगरकोट फोर्ट जो है वो वहां को संभालना शुरू कर देगा। अगेन वो भी ट्रिब्यूट पे करेगा किसको, तुम्हारे मुगलों को। पर जो तुम्हारा जहांगीर था, क्योंकि उसको त्रिलोकचंद पसंद नहीं था, यही कारण है कि जहांगीर जो है वो नगरकोट फोर्ट के ऊपर, नगरकोट किला जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर। डन।
अब यहाँ पे देखो कहानी क्या है कि त्रिलोक चंद की बहुत खासियत, त्रिलोक चंद एक ऐसा राजा था जिसने अपना ही क्वाइनेज सिस्टम जो था उसको शुरू किया था, जिसको त्रिलोक मुद्रा के नाम से जाना जाता था। क्लियर? तो त्रिलोक चंद 1605 एडी। कहानी सिंपल सी ये है कि जब जहांगीर जब नगरकोट के ऊपर अटैक करेगा तो पूरे का पूरा जो नगरकोट का किला है वो आपका किसके पास आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा त्रिलोक चंद के पास। क्लियर? डन? जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट जो है उसको ऑक्युपाई कर लिया हुआ था। तो इस तरह से जो है वो तुम्हारी त्रिलोक चंद की कहानी खत्म होती है। उसके बाद एक और राजा आता है 1612 अगेन, जो आपका जहांगीर का कंटेम्प्रेरी है त्रिलोक चंद के मरने के बाद, जिसका नाम है तुम्हारा हरिचंद टू। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जब तुम्हारा हरिचंद टू जो है वो राजा बनेगा, उस स्पेसिफिक टाइम पे कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगलों के पास कंप्लीटली चला जाएगा। जब मुगलों के पास कांगड़ा फोर्ट जाएगा तो मुगल जो हैं वो अपना गवर्नर या जिसको किलादार कहा जाएगा उसको वहां पे अपॉइंट करेंगे। पहला किलादार, फर्स्ट गवर्नर जो था कांगड़ा फोर्ट का, जो कि मुगलों के द्वारा अपॉइंट किया गया था, उसका नाम था नवाब अली खान। और लास्ट जो किलादार था उसका नाम था सैफ अली खान। क्लियर? उसका नाम था सैफ अली खान। और इवन की 1622 में, 1622 में, डेट याद रखना, 1622 में जहांगीर जो है वो खुद कांगड़ा आता है। इससे पहले जो है वो नो डाउट अकबर की कहानी है कि अकबर यहाँ पे आया था। जहांगीर खुद जो यहाँ पे आएगा उसका स्पेसिफिक ईयर आपका है 1622 एडी। और यहाँ पे जो आपका कांगड़ा का फोर्ट है, किला है, वहाँ पे ये अपने नाम का एक गेट बनाएगा जिसको जहांगीरी गेट के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे राजा कौन था? तुम्हारा हरिचंद टू। क्लियर? तो यहाँ पे कहानी जो है वो तुम्हारी क्या होगी कि अब नगरकोट या जो किला है नगरकोट का, किला है कांगड़ा का, अब वो कटोच रूलर्स के हाथ से चला गया। कटोच रूलर्स रहे, लेकिन अब उन्होंने उस किले के आसपास के जो एरियाज थे, जो तुम्हारा नदौन वाला एरिया था, तुम्हारा पालमपुर वाला एरिया था, हमीरपुर वाला एरिया था, सुजानपुर वाला एरिया था, उन एरियाज के ऊपर जो है वो अपनी जो एम्पायर है उसको वहीं तक ही सीमित रखा। क्लियर? तो ये थी तुम्हारी थोड़ी सी स्टोरी किससे रिलेटेड? तुम्हारे इंपॉर्टेंट राजाओं से रिलेटेड। इसके साथ एक छोटे छोटे राजा हैं, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपके हैं चंद्रभान चंद। चंद्रभान चंद का फेमस है चंद्रभान का टीला, जो कि धर्मशाला और पारमपुल के बीच में सिचुएटेड है। इसके बाद हैं विजाई रामचंद, जिन्होंने बीजापुर टाउन जो है उसको एस्टेब्लिश किया। और बीजापुर टाउन जो था यही राजाओं का रेजिडेंस रहा, क्योंकि नगरकोट तो जा चुका है, जब तक तुम्हारा नया राजा नहीं बनेगा जिसका नाम था घमंड चंद। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा आलमचंद। आलमचंद वो है जो आलमपुर को फाउंड करेगा। आलमपुर तुम्हें सुजानपुर के आसपास देखने को मिलता है, हमीरपुर के अंदर। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा हमीरचंद। हमीरचंद वो है जो हमीरपुर की फाउंडेशन करेगा 1700 एडी। हमीरपुर तुम सब लोगों को पता है स्पेसिफिक टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट है। एक एक लाइन के लाइनें हैं, आपने इसको याद करना है। अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा आएगा, दो राजा बहुत इंपॉर्टेंट, एक संसार चंद रहेंगे सेकंड वाले, और एक रहेंगे तुम्हारे घमंड चंद। घमंड चंद की बात की जाए, ये बात है 1751 एडी। 1751 एडी वो टाइम जब मुगल जो है वो तुम्हारे वीक हो चुके हैं, मुगल जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं, तुम्हारे ब्रिटिश भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, अफगानिस्तान से यहाँ पे रेगुलर अटैक हो रहे हैं। उस स्पेसिफिक टाइम पे घमंड चंद जो है वो कोशिश करता है नगरकोट का जो किला है उसको वापस लेने का। लेकिन अगेन नगरकोट का किला जो कि एक बार वहाँ से जा चुका है, अब इनके हाथ में कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन घमंड चंद की एक और हिस्टोरिकल रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। घमंड चंद ने जो कांगड़ा की स्टेट थी, उसके जो एरियाज थे, उसकी जो टेरिटरीज थी, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। जब 1758 में अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे अटैक करता है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो घमंड चंद है वो उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको पता था यही वो है जो इसके जो नगरकोट किला है उसको वापस दिलवा सकता है। जो अहमद शाह है वो घमंड चंद को गवर्नर ऑफ जलंधर, जो जलंधर पंजाब वाला एरिया है, उसका गवर्नर नियुक्त करता है, और उसको एक टाइटल देता है जो सिर्फ एकमात्र हिंदू राजपूत को मिला था, जो था निज़ाम ए जलंधर, जो कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा घमंड चंद को दिया जाता है। तो एक तरह से घमंड चंद और जो तुम्हारे अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली थे, इनके बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। जो आपका घमंड चंद है ये अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करता है कहाँ पे? तुम्हारी नदौन में। क्लियर? उसके साथ ये राजा ऑफ चंबा को भी हराता है, उसकी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है।
जो कुटलहर है, जो इसके साथ वाले एरियाज थे उनको जो है वो कंट्रोल कर लेता है। कुल्लू को कंट्रोल कर लेता है, जिसमें लेह और लद्दाख उस टाइम पे कुल्लू का ही पार्ट हुआ करता था। क्लियर। तो एक तरह से जो कांगड़ा है, जिसके आसपास जितने भी तुम्हारे छोटे मोटे किंगडम्स हुआ करते थे, जो भी कांगड़ा से अलग भी हुए इवन के किंगडम थे कुटलहर वगैरह, उनको भी जो घमंड चंद है वो फिर से कांगड़ा स्टेट के अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। तो घमंड चंद जो है उसको नॉर्मली मेनली जाना जाता है कांगड़ा स्टेट की एक्सपेंशन के लिए। क्लियर। पर हाँ, 1770 में जस्सा सिंह रामगढ़िया जो है वो घमंड चंद को हराते हैं, और उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद घमंड चंद जो है उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। तो घमंड चंद को अगेन, घमंड चंद भी नहीं, बहुत पावरफुल किंग था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कांगड़ा का किला था, नगरकोट फोर्ट था, जो इनके हाथों से जा चुका था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर, वो अभी भी वापस नहीं आ पाया। इसके बाद आ गया द नेक्स्ट इज योर महाराजा संसार चंद 1775 एडी। आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, महाराजा संसार चंद सेकेंड। इनसे पहले भी एक संसार चंद थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट या हिस्ट्री में रेलिवेंट नहीं है। महाराजा संसार चंद की अगर बात की जाए तो संसार चंद को हम लोग जानते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो हमारे यहाँ पे पेंटिंग आर्ट है उसको इन्होंने डेवलप किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलिवेंट है। क्लियर। महाराजा संसार चंद का भी मेन एम वही था कि कांगड़ा के किला या नगरकोट का जो किला है उसको किस तरह से वापस जीता जाए। उस टाइम पे जो सैफ अली खान थे, वो मुगलों के बिहाफ पे अभी भी, इवन मुगल कमजोर हो चुके थे, लेकिन मुगलों के बिहाफ पे अभी भी नगरकोट जो किला था उसके किलादार या गवर्नर के रूप में सिचुएटेड था। क्लियर। महाराजा संसार चंद की कहानी क्या थी कि महाराजा संसार चंद जो है वो पहले तो जयसिंह कानिया से हारता है। जयसिंह कानिया जो है ये आपके एक्चुअली क्या था, पंजाब में ना उस टाइम पे अलग अलग मिसल बने हुए थे, अलग अलग मिसल बने थे, उनके अलग अलग सिख लीडर्स हुआ करते थे। ये जो महाराजा रणजीत सिंह है, ये बाद में इन्हीं मिसल्स को इकट्ठा करेंगे और एक बड़ा सिख एम्पायर बनाएंगे। पहले महाराजा रणजीत सिंह के पहले के जो मिसल्स थे, उन्हीं मिसल्स के हेड थे, जैसे जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, जयसिंह कानिया थे। तो जयसिंह कानिया जो थे, ये पहले प्लेन्स में संसार चंद को हराएंगे, क्योंकि संसार चंद कोशिश करेगा कि, क्योंकि इसके जो इससे पहले घमंड चंद था उसने तो कांगड़ा में जो हिली एरियाज थे कांगड़ा के आसपास के, उनको तो एक्वायर कर लिया था। अब संसार चंद प्लेन एरियाज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो जब संसार चंद प्लेन एरियाज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तब वहां पे जयसिंह कानिया जो है, क्योंकि प्लेन एरिया आपके पंजाब वाले ही हैं मेनली, जयसिंह कानिया जो है उनको हरा देगा। इसके बाद जयसिंह से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जो कांगड़ा का किला जो सैफ अली खान के पास है उसको वापस दे दिया जाए। क्लियर। जयसिंह कानिया और ये मिलके प्लान करते हैं कि किस तरह से जो है वो स्पेसिफिक किले को जीता जाए। सैफ अली खान की जब डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली वो किला जो है वो जयसिंह कानिया के पास चला जाता है, मतलब जयसिंह कानिया उस स्पेसिफिक किले को जीतने में सक्सेसफुल होता है। क्लियर। अब किला जयसिंह कानिया के पास चला गया, संसार चंद उससे मांग नहीं सकता, क्योंकि जीत के किसने दिया, जयसिंह कानिया ने दिया। अब इन दोनों के बीच में एक डील होती है। दोनों के बीच में डील क्या होती है कि ये कहता है कि जो प्लेन वाले एरियाज हैं उनको जयसिंह कानिया ले ले, और जो हिली वाला एरिया, फोर्ट वाला एरिया है, किले वाला एरिया है, वो उसको अपने पास रख ले। अभी तक ये डील परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है, क्योंकि जो आपका महाराजा संसार चंद है वो और अपने एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड को इंप्लीमेंट करने के लिए लगा होता है। संसार चंद चाहता था कि सारे के सारे हिली एरियाज के जो चीफ्स हैं, सारे के सारे जो पहाड़ी राजा हैं, वो उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करें, ये माने कि सबसे महान राजा वही है। जैसे सबसे पहले एक बैटल होती है नेत्री में, बैटल ऑफ नेत्री, जिसमें वो जो राजा राज सिंह ऑफ चंबा था उसको हरा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा राज सिंह चंबा जो है वो बैटल ऑफ नेत्री में मारा जाता है। क्लियर। आज भी जो है वो उसकी मेमोरी में हर साल एक मेला वहां पे मनाया जाता है। दूसरा जो है वो 1952 में ये मंडी के ऊपर अटैक करता है, और मंडी का जो राजा है ईश्वरी सेन उसको बंधक बना लेता है, और 12 सालों तक नदौन में जो है उसको बंधक बना के रखता है। चंबा के राजा को मार दिया, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंधक बना लिया। क्लियर। उसके साथ बैटल ऑफ चारताड़ू होती है 1793 में, जहां पे ये बिलासपुर के राजा के खिलाफ और साथ में सिरमौर के राजा के खिलाफ जो है वो अटैक करता है। इन दोनों एक साइड आपका बिलासपुर का राजा है, सिरमौर का राजा है, और दूसरी साइड जो वो आपका महाराजा संसार चंद है। एक्चुअली कहानी क्या थी कि जो राजा ऑफ सिरमौर होता था धर्म प्रकाश, उसको जो है वो संसार चंद की सिस्टर की उसके साथ शादी होती है।
तो संसार चंद जो है वो धर्म प्रकाश को ड्यूअल के लिए मतलब द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है और धर्म प्रकाश जो है वो उसको बैटल ऑफ चरताड़ू में मार देता है। तो इस तरह से दो राजाओं को मारा इसने, चंबा के राजा को मारा, साथ में धर्म प्रकाश को मारा जो कि आपका सिरमौर का राजा था। उसके साथ इसने बिलासपुर के एरियाज को एक्वायर किया, मंडी को एक्वायर किया। क्लियर। तो आसपास के जितने भी एरियाज के लोग थे या एरिया के किंग थे वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। जब संसार चंद अपने आप को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा था तब स्पेशली जो बिलासपुर का राजा था उसने देखा कि सिरमौर का किंगडम या सिरमौर के आसपास वाले एरिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरखा लीडर मौजूद है जिसका नाम है अमर सिंह थापा। तो उसने सोचा कि अगर हम संसार चंद को हराना चाहते हैं तो उसका एक बेटर ऑप्शन है कि हम गुरखा किंग अमर सिंह थापा को अप्रोच करें और उसकी सहायता ले संसार चंद को हराने में। तो यहीं पे ही हमारी जो दूसरी कहानी है वो शुरू होती है। चंबा का वजीर नाथू और अमर सिंह थापा सबसे पहले महल मोरिया जो आपका नदौन के आसपास वाले एरिया में लोकेटेड है, महल मोरिया में जो है वो संसार चंद के ऊपर अटैक करते हैं, संसार चंद को हराते हैं और ईश्वरी सेन जो कि नदौन की प्रिजन में ही कैद था, मंडी का राजा, उसको फ्री करवा देते हैं। क्लियर। अब जब संसार चंद हार जाता है तो संसार चंद जो है वो महाराजा रणजीत सिंह, अब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया हुआ है जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया था, महाराजा रणजीत सिंह जो मिसल्स थी अलग अलग पंजाब के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे उनको इकट्ठा करके एक सिख किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट कर चुके होते हैं और उनका हेडक्वार्टर होता है लाहौर। संसार चंद उनसे हेल्प मांगता है अगेंस्ट गुरखास। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो आते हैं संसार चंद की हेल्प करने के लिए और गुरखास को हरा देते हैं। पर कहानी क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह इसके बदले जो है वो कांगड़ा फोर्ट को अपने पास रिटेन करके रखते हैं। तो संसार चंद की जो इच्छा थी कि कांगड़ा का किला, संसार चंद की जो इच्छा थी कि जो कांगड़ा का फोर्ट है वो उसको वापस जीते, वो अब इच्छा जो है वो उसकी वहीं खत्म हो जाती है। अब वो पूरी की पूरी जो एक तरह से जो मोटिवेशन थी या जो उसका एक तरफ जो चाहता था कि कांगड़ा का किला उसके पास आए, अब वो इस चीज़ को मान लेता है कि कांगड़ा का किला उसके पास नहीं आएगा। वो वहाँ से रिटायर हो जाता है और वापस सुजानपुर टिहरा में चला जाता है। क्लियर। और जो रणजीत सिंह है वो कांगड़ा का किला को अपने पास रखते हैं, हिली एरिया संसार चंद को दे देते हैं और दस्सा सिंह मजीठिया जो है उसको फोर्ट का गवर्नर बनाया जाता है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। क्लियर। एक गुलाम मुहायुद्दीन के द्वारा एक किताब लिखी गई है दैट इज तारीख पंजाब, उसमें इसको हातिम या रुस्तम के नाम से भी जाना गया है। क्लियर। तो संसार चंद के तो नाम है रुस्तम या हातिम। क्लियर। तो ये थी संसार चंद की कहानी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट नेता थे या रेलेवेंट आपके किंग थे कांगड़ा स्टेट के। लास्ट राजा के ऊपर आ जाते हैं दैट इज योर अनिरुद्ध चंद। अब संसार चंद की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनका बेटा अनिरुद्ध चंद जो है वो राजा बनता है। अनिरुद्ध चंद जब रणजीत सिंह के कोर्ट में गया उनसे मिलने तो वहां पे ध्यान सिंह होते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू। वो अनिरुद्ध चंद से उसकी जो बहन है उसका रिश्ता मांगते हैं अपने बेटे हीरा सिंह के लिए। ठीक है, अपने बेटे हीरा सिंह के लिए, लेकिन अनिरुद्ध चंद जो है वो मना कर देता है अब हीरा सिंह से शादी करने के लिए। क्लियर। अब जब कहानी यहाँ पे सिंपल सी है और वो अपनी बहनों की शादी जो वो किसी गढ़वाल किंग के साथ जो वो करवा देता है। स्टोरी यहाँ पे ये है कि रणजीत सिंह जो है अब वो अनिरुद्ध चंद के साथ उनके रिलेशन जो है उसमें खटास आ जाती है क्योंकि राजा ध्यान सिंह जो थे वो रणजीत सिंह के बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब रणजीत सिंह नदौन आते हैं तो जो फतेह चंद जो कि संसार चंद के छोटे भाई थे वो अपनी छोटी बहन को ऑफर करते हैं राजा हीरा सिंह को। हीरा सिंह कौन है? तुम्हारे ध्यान सिंह के बेटे। क्लियर। इसके बदले जो आपका राजगीर है उसको जागीर के रूप में फतेह चंद को जो है वो प्रदान किया जाता है और फतेह चंद को नदौन का राजा बना दिया जाता है किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा। क्लियर। इसके बाद जब ब्रिटिश और एंग्लो ब्रिटिश वॉर होता है, सॉरी जब एंग्लो सिख वॉर होता है, पार्डन, एंग्लो सिख वॉर होता है तो वहां पे एंग्लो सिख वॉर में जब अंग्रेजों की या जब तुम्हारे सिख थे उनकी डिफीट होती है 9 मार्च 1846 को एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें जो कांगड़ा है वो डायरेक्टली ब्रिटिश के पास चला जाता है। तो इस तरह से जो कांगड़ा का किला है जो पहले तुम्हारा कटोच के पास होता था, बाद में मुगल्स के पास गया, बाद में सिख के पास गया और लास्ट में ये सारा किसके पास चला गया? तुम्हारा ब्रिटिश के पास चला गया। इवन की जो अनिरुद्ध चंद का बेटा था प्रमुद्ध चंद, इसने 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तब जसवान और दात्रपुरा के राजा के साथ मिलके ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो इस स्पेसिफिक जो हमारा रिवोल्ट था उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया मिस्टर लॉरेंस के द्वारा। क्लियर।
तो ये कहानी जो है ये है तुम्हारे इंपॉर्टेंट रूलर्स, इंपॉर्टेंट राजा किसके, कांगड़ा स्टेट के। देखिए सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल है, क्लियर, जैसे पता होना चाहिए कि जैसे एक सवाल बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक बार पूछा गया था कि अच्छा कौन सा कांगड़ा का राजा था, कौन सा नगरकोट का राजा था जिसने राजा ध्यान सिंह के बेटे से अपनी बहनों की शादी करवाने से मना कर दिया था। तो ये सवाल पूछा था, अनिरुद्ध चंद उसका आंसर था।